झुमरी अपने घर की सफाई कर रही थी तो वहीं पास में बैठा गुलशन अपने हाथों में एक वास लिए उसको निहार रहा था। देखो जी, उस वास को वहीं रख दो। अगर तुमने वो वास नहीं रखा और उसको कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वास हम मेले से लेकर आए थे। ऐसा वास गांव में जल्दी से नहीं मिलता। अरे कैसी बातें करत हो भाग्यवान, एक वास के पीछे तुम हमसे ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुमको हम ऐसा वैसा 10 वास ला कर दे देंगे और बोलो। हाँ तो लाओ ना, बड़े आए 10 वास लाने वाले। अरे क्या हो गया माँ, आप इस तरह से बाबा से क्यों लड़ रही हो? अरे लड़े नहीं तो क्या करें, देख नहीं रही हो जब से उनके हाथ में उपवास है। हम उपवास को मेले से लेकर आए थे, तब से हम इसको संभाल के रखे हैं। लेकिन इन बुढ़ऊ को देखो, जब से हम सफाई कर रहे हैं तब से उपवास इन्हीं के हाथ में है। झुमरी बहन, ईवास तो वही है ना जो हम लोग साथ में लिए थे? हाँ, ईवास वही है। क्या बात है झुमरी, मानना पड़ेगा तुमको। कोई चीज संभालना सीखे तो तुमसे सीखे। अरे हमरे घर का वास तो हमरे तीनों सपूतों ने मिलकर कब का तोड़ दिया। पता है रज्जो, आज से कई साल पहले ना हम दोनों एक मेला में एक जैसा ही वास खरीदे थे, पर हमारा वाला तो टूट गया। अच्छा, ऐसा भी क्या है इस वास में जो आप दोनों ने एक ही जैसा वास खरीदा? दिखाना बाबा, जरा मैं भी तो देखूं इस वास को। भाग्य और झुमरी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में कुछ टूटने की आवाज आती है। अब दोनों ही रज्जो की तरफ देखते हैं, जहाँ रज्जो की आंखें फटी और जमीन पर टूटा हुआ वास पड़ा था। हाय दैया, हमारा वास। रज्जो, तुमने इस वास को क्यों तोड़ दिया? तुम जानती भी हो इस वास को हम मेले से लाए थे और तुम इस वास को तोड़ दी। इतना संभाल कर रखे थे हम इसको। ये मोटकी है ही ऐसी, एगो काम तो करती नहीं है, ऊपर से काम बढ़ा और देते हैं। अरे जब तो को बोले थे कि वास बहुत पुराना है तो इको लेकर नाचना जरूरी था। इस वास के लिए आप लोग मुझे इतना सुना रहे हैं? अरे ये एक वास ही तो है, आ जाएगा दोबारा। मोटकी, शरीर के साथ अपना दिमाग भी मोटा कर ली है का? या कान में कोनो पत्थर डाल दी है जो सुनने में दिक्कत होता है तुझको? अभी तुम्हारी अम्मा बोली है कि वो मेला से ये वास ली थी ना। हाँ तो क्या हुआ माँ, दोबारा मेले से ये वास ले लेंगे हम। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे मेला तो ये बूढ़ा उसका बाप ही लगवाएगा। भाग्यवान, भूलो मत, हम गांव के सरपंच हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए हमका अंडरवियर में मेरा मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर। और नहीं तो क्या, अगर बाबा चाहे तो कल के कल मेला लगवा सकते हैं। अरे लगता है तुम दोनों बाप बेटी का दिमाग सठिया गया है। मेला कोई मामूली चीज नहीं होता है, मेला में बहुत कुछ होता है, बुझे? और सरपंच जी आप, अरे आप तो दिमाग से काफी शातिर हैं, फिर आप अपनी मोटी बुद्धि वाली बेटी का बात कैसे मान रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा मतलब भाग्य बहन, हम मानते हैं कि रज्जो तुम्हारे घर की बहू है, लेकिन बार बार उसको मोटी बुद्धि वाली लड़की नहीं बोलो, समझे? और क्या मेला मेला लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे मेला लगाना कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए? सरपंच है हम, अभी पंचायत ऑफिस में जाकर मेला लगाने का ऐलान करत है। इन कपड़ों को तय लगाना भी कितना मुश्किल काम है। अगर यहाँ पर सिर्फ माँ होती तो मैं चुटकी में ही सारा काम निपटा देती। काली ये सब सोच ही रही होती है कि तभी लक्ष्मी काली को इस तरह सोचते हुए देखकर दुर्गा को इशारे से कहती है। देख रही है दुर्गा अपनी बेटी को किस तरह से ये सपनों में खोई हुई है। हो ना हो पर तू देखना, एक दिन ये तेरा नाम मिट्टी में मिलाकर रहेगी। दीदी, आप क्या क्या बोलती रहती है काली को लेकर? मेरी बच्ची ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी बदनामी हो या मेरा नाम खराब हो। उसने तो बल्कि। दुर्गा बोलती बोलती चुप हो जाती है और वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। पर ये सब देखकर काली को जरा भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपनी माँ के पीछे जाती है और बाहर जाकर अपनी माँ से कहती है।
माँ जाने दो ना, आप तो जानती ही हैं कि मौसी की जुबान कैसी है। आप उनकी बातों को इतना दिल से क्यों लगा रही हो? काली मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि दीदी की जुबान ही ऐसी है, पर हर समय एक ही बात को बोलते रहना ये सही नहीं है ना। काली और दुर्गा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नील, नितिन, मुकेश आते हैं और दोनों माँ बेटी को साथ देखकर तीनों अपनी बत्ती सी दिखाते हैं। लो, आ गए एक बार फिर इस गांव के निकम्मे। नील, तुम बिना ऑडियो के हो ये जानते हुए भी तुम अपनी काएं आए बंद क्यों नहीं कर देते? तुम्हें पता भी है फिर भी तुम ऐसा करते हो। तुम्हारी साइकाएं को हम नहीं समझ पाते। काली, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे हम तो तुम्हें तबल तुनाने आए थे, लेकिन तुम तो हमसे ऐसे बात कर रही हो जैसे हमने तुम्हें तमाम तुला लिया हो। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? दिख नहीं रहा कि काली दुर्गा आंटी के साथ खड़ी है? अरे उन्हें हम जो बताने के लिए आए थे इनको वो तो बताओ। मन तो तल्ला इतनी पत्तल ते इतना तल पोल दूं, बिना बात दाने बीच में अपनी तान दुलाता लेदा। बस भी करो नितिन, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। माँ, आप इनकी हरकतों पर ध्यान क्यों दे रही हैं? इनकी आदत ही यही है। आप चलो मेरे साथ। दुर्गा बहन कहाँ जा रही हो? हम तुम्हारे पास ही आने वाले थे। वो कहा है ना, जो खुशखबरी हम तुमको बताने वाले हैं ना, हमने अब तक अपने सपूतों के अलावा किसी दूसरे को नहीं बताया है। क्या बात है भाग्य बहन, रज्जो कोई खुश खबरी देने वाली है क्या? अरे ना ना, वो मोटकी से कोई खुशखबरी नहीं मिल सकत है। अरे हम तो ये बता रहे थे कि गांव में मेला लगने वाला है। मेला? हाँ, मेला। इतना बोलकर अब भाग्या काली और दुर्गा को सारी बात बता देती है। ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि इस किशनगढ़ में इतने सालों बाद मेला लगने वाला है। अब ये क्या नया नाटक है? जो भी है इस बारे में मुझे पंचायत ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। काली पंचायत ऑफिस जाती है, जहाँ वो गुलशन, कृष और कान्हा को बैठे आपस में कुछ बातें करता हुआ देखती है। पर तभी कान्हा की नजर काली पर जाती है। काली दीदी, आप कब आई? आइए ना, बैठिए। नहीं कान्हा, ठीक है। वैसे सरपंच जी, मैंने सुना है कि गांव में मेला लग रहा है। हाँ काली बिटिया, तुम बिल्कुल सही सुनी हो। हम सोच रहे हैं कि गांव में एक मेला लगवा लें। वैसे भी गांव में इतना कुछ हुआ है कि इस बीच गांव में मेला लगना बंद ही हो गया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि गांव में पूरे एक हफ्ते का मेला लगवाकर गांव वालों के चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आए, क्योंकि हम सरपंच हैं। सरपंच का कर्तव्य है गांव के सभी नागरिकों को मुस्कुराते हुए देखना। और वैसे भी मेला लगने से तो गांव वालों को कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं। इस एक हफ्ते में गांव के लोगों को कमाने का अच्छा साधन मिलेगा। लोग मेले में झूला लगाकर अपना घर चला सकते हैं, कुछ सामान बेच सकते हैं, और खेल कूद के भी तो कई सारे साधन होते हैं ना मेले में। अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सचिव जी, वैसे आपने गांव के मेले में कभी झूला झूला है? अरे नहीं नहीं काली, झूले हमारे लिए थोड़ी ना होते हैं, झूले तो बच्चों के लिए होते हैं। और वैसे भी बच्चों के झूले पर हम क्यों झूले? सचिव जी, किसने कहा कि झूले सिर्फ बच्चे झूल सकते हैं? आपने ही कहा था ना कि खेलने कूदने की कोई उम्र नहीं होती। जब खेलने कूदने की कोई उम्र नहीं होती तो झूला झूलने की उम्र कैसे फिक्स हो सकती है? सचिव जी, काली बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। इस बार आप हमारे साथ, मेरा मतलब कान्हा और काली के साथ झूला जरूर झूलेंगे। काली, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि झूला झूलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे ऊंचाई से डर लगता है। काली कृष के मन की बात सुन लेती है और तभी उसको जोर की हंसी आती है। सचिव जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। वैसे ये बताइए, मेले की बात गांव वालों तक पहुंची भी है या नहीं? अभी तक तो नहीं, पर हम सोच रहे थे कि पंचायत ऑफिस के भोपू से पूरे गांव में मेले का ऐलान कर देते हैं। नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी गांव में ऐलान करवा देता हूँ। कृष अब पंचायत ऑफिस के भोपू से मेले का ऐलान करके पूरे गांव में ये बात बताता है। जहां किशनगढ़ में मेले के जोरों शोरों की तैयारी चल रही थी,
तो वहीं ये बात सोमगढ़ में भी फैल जाती है। भोला अपने घर में दोपहर का खाना खा रहा था कि तभी वहाँ पार्वती अपने हाथों में रोटी लेकर आती है और भोला को देती है। अजी, मैं बोल रही थी कि मैंने सुना है किशनगढ़ में मेला लगा है, वो भी 7 दिन का। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी वहाँ जाकर मेला घूम आए। अरे भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो? अरे भला किशनगढ़ में मेला ऐसे कैसे लग सकता है? होना हो पर फिर से वहाँ कोई घोटाला हो रहा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर वहाँ ऐसा कुछ होता तो मैं कभी नहीं जाती। ये मत भूलो कि वहाँ जब भी कोई गड़बड़ होता है और अगर वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आप ही गायब होते हो। इसलिए आप हमें मेला घूमने से ना रोके तो अच्छा ही होगा। अरे किशनगढ़ के मेले में जाने के लिए तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? जो समझना है समझो। हाँ, हे भगवान, हमारी माया हमको आवाज दे रही लगता है। आज वो भूखी है, हम अभी को खाना देकर आते हैं। लल्लन जी, आप अभी तो बाहर से आए हैं, अब कहाँ जा रहे हैं? अरे अंजलि जी, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, बल्कि हम तो अपनी माया के पास जा रहे हैं। देखो कैसे वो हमको बुला रही है, हो सकता है उसको भूख लगी हो। आप इतना क्यों सोच रहे हैं लल्लन जी? अब माया के लिए मैं आ गई हूँ, मैं उसका ध्यान अच्छे से रखती हूँ। हाँ, वो बात तो ठीक है अंजलि जी, पर वो हमको आवाज लगा रही है। हमसे देखा नहीं जाता कि हमारी माया हमको आवाज लगाए और हम ऊके पास ना जाएं। अब आपकी जिंदगी का हिस्सा वो भैंस ही नहीं है, हम भी हैं, तो जरा उससे हटकर हम पर भी ध्यान दीजिए। भैंस? भैंस नहीं है वो हमारी माया है, माया। और जितना प्यार हम आपसे करत है उतना प्यार हम अपनी माया से भी करत है, इसलिए उको भैंस ना बोलो अंजलि जी। ठीक है, मैं माया को माया ही बोलूंगी, पर आप मेरी बात तो मानो। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि माया को मैंने खाना दे दिया है, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? अरे अरे, ई का हो रहा है लल्लन? घर में ही पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो? चलो अच्छा है, घर में भी मस्ती होना ही चाहिए। याया, चुमली इज राइट। बाय द वे चुमली, इनको किशनगढ़ के फेयर के बारे में बताते हैं। फेयर? लल्लन जी, मेला, फेयर को मेला कहते हैं। वैसे चमेली बहन, ये गोरी मैम क्या बोल रही हैं? किशनगढ़ में मेला? हाँ चमेली, अभी ई किशनगढ़ में मेला काहे लग रहा है? कोनो न कोनो जश्न है का? ये तो हमको भी नहीं पता, पर हाँ वहाँ मेला लग रहा है, तो हम सोचे क्यों ना हम भी किशनगढ़ जाके मेला का थोड़ा आनंद उठा लें। अगर ऐसी बात है तो मैं चलूंगी मेला। वैसे ये मेला कब शुरू हो रहा है? सुनने में तो 2 दिन बाद का ही आया है। जहाँ सभी गांव वालों के अंदर मेले में जाने की उत्सुकता थी, तो वहीं सोमगढ़ के 3 निकम्मे मुन्ना, छेलू और लालू को जब मेले के बारे में पता चलता है तो उनके चेहरे भी खुशी से खिल जाते हैं। योगे सुन रहा हूँ मैं, किशनगढ़ में मेला शुरू हो रहा है। अरे सही कह रहे हो लालू भैया, सुने तो हम भी है। अरे हम तो कहते हैं इस मेला में हमें भी रोजगार कमाना चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है सर? तुम्हारे लिए तो मैं किसी कुबेर से कम नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैं तुम पर पैसों की बारिश कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? पैसा तो सब न चाहिए हुआ है, पर उसको कमाने के लिए जो मेहनत होती है ना, वो मेरे पना हुआ है। तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूँगा। आज किशनगढ़ गांव के साथ सोमगढ़ भी काफी खुश था, क्योंकि आज किशनगढ़ में मेला जो लगा था। गांव में ज्यादातर लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। काली दीदी, वो देखो बड़ा वाला झूला, चलो चलकर हम उस पे झूलते हैं। हाँ हाँ कान्हा भैया, क्यों नहीं। सचिव जी, आप वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आइए ना हमारे साथ झूले पर झूलिए, सच में बहुत मजा आएगा। हाँ कृष, आना। नहीं हर्ष, तुम सब झूलो ना, मैं यहाँ से तुम सबको देख लूंगा। अरे सचिव जी, कुछ नहीं होगा, सच में बहुत मजा आएगा, आइए आप। सच में आज तो बहुत ही मजा आया है। हाँ काली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
इतने दिनों के बाद इन झूलों पर बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे बचपन ही वापस लौट कर आ गया हो। सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सभी मेले को काफी एंजॉय कर रहे थे। मेले में काफी लोगों ने खुद की दुकानें भी लगाई थी। कई जगह पर तरह तरह के खेलों की दुकानें लगी थी। तो उन्हीं में से लालू, छेलू और मुन्ना ने भी अपनी एक दुकान लगा रखी थी। अरे आओ आओ, किस्मत आजमाओ। अरे हरा या गुलाबी, एक का डबल, हरा या गुलाबी, एक का डबल। आओ आओ, माला माल हो जाओ। अरे मुन्ना भैया, तुम हमारी बात मान लो। ये सब जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे बस कर, और कितना बक बक करेगा? पैसे कमाने हैं तो अपना दिमाग चला, मुंह नहीं। लालू छेलू पर गुस्सा कर रहा था कि तभी वहाँ मनोज आता है और लालू को छेलू पर गुस्सा करते देखकर उसे कहता है, अरे लालू भैया, क्या बात हो गई? काहे छेलू पर चिल्ला रहे हो? एक है जो माइक पे चिचिया रहा है और दूसरा इंसान पर। मनोज भैया, इन दोनों को छोड़ो और अपना किस्मत आजमा लो। किस्मत आजमाऊं? पर कैसे? कमाते हो ना, तो अगर उसको दोगुना करना चाहते हो तो हमारे पास अपना हरा या गुलाबी नोट लगाओ और डबल ले जाओ। तुम्हारा मतलब ये है कि हम अपना पैसा तुम्हारे पास लगाए और 2 गुना पैसा कमाए, यही ना? पर ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक खेल खेल कर। अरे वाह, हम तो 1000 के बदले 2000 जीत गए। सच में मजा ही आ गया लालू भैया। सही खेल खिला रहे हो हमको। अब हम कल भी आएंगे खेलने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मनोज अब खुशी से वहाँ से चला जाता है, पर ये सब नील और नितिन देख लेते हैं। नील, मैं तब देतला हूँ। अदल यहाँ पर तत में पैता डबल होता तो मैं भी पैता लदाऊंगा। ओ पैता डबल तलते दाऊंगा। फिर देखते हैं मुझे नितम्मा तोन बोले दा। धल तल तब पता तल जाएगा। भाग्या दुर्गा के साथ थी। भाग्या का घर पूरी तरह से खाली था, पर तभी वहाँ नील नितिन आते हैं और मंदिर पर रखे 1000 रुपए उठाकर भाग्या से छुपते छुपाते वहाँ से चले जाते हैं। देतला है नील, अब हमारे पास भी 2000 रुपए आ गए हैं। अब हम तल एक बार फिर लाएंगे और पैसे लगाएंगे। जितने बाद हमारे पास और दादा पैसे होंगे, फिर हमें तो ही नितम्मा और नितलना नहीं बोलेगा। तल नील, ताम होने तो है। दल पल तलते हैं, माँ दल पल ही होंगी। तमें ते पहले दल पोत जाते हैं, तल फिर लाएंगे खेलने। नील नितिन जब घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि भाग्या रज्जो पर चिल्ला रही थी। अरे तो कहाँ गया? हम यही तो रखे थे। मोटकी, अगर हम गलती से 2-4 दिन तोहरे ऊपर अपना घर छोड़ के चले गए ना, तो तू तो हमारा घर ही लुटा देगी। सासू माँ, मैं अपनी माँ से मिलने चली गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ गया। हाँ, तुझको तो अपनी माँ से ही फुर्सत नहीं है। एक काम कर, अपनी माँ के पास ही जाकर बस जा। क्या हुआ अम्मा, ता इतना चिल्ला रही हो तुम? अरे चिल्लाए ना ही तो क्या करे। हम यहाँ मंदिर पर 1000 रुपया रखे थे, अब पता नहीं कहाँ गया। वो पैसा ना हम मेला में जाने के लिए रखे थे। सोचे थे कि रज्जो और तुम तीनों के लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे मेला से, पर अब तो पैसा ही नहीं है। बस इतनी सी बात? माँ पैसों की चिंता मत कीजिए, हम देंगे आप तो पैसे। ये पैसे, इतने पैसे तोहरे पास कहाँ से आए? कहीं हमारे पैसे तूने ही तो। नितिन, आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अरे अम्मा, पल हुआ था है, आप मुझ पर ऐसे गलत क्यों नहीं है? आतिल मैंने ऐसा भी क्या तल दिया? अले अम्मा, दाने भी दो ना, तोल दो हम तो अम्मा। नालायक, हमसे पूछ रहा है कि क्या कर दिया? घर में चोरी करते हुए तो को शर्म नहीं आता है? और तोहरी वजह से हम अपनी बहू रज्जू पर गुस्सा किए। बता काहे पैसे चुराए? का कहा? पैसा दुगना करने के लिए? हाँ अम्मा, हमने पैसे इसलिए तुलाए थी, हम पैसों तो 2 गुना तल पाए। नितिन सारी बात भाग्या को बता देता है और उसकी ऐसी बात सुनकर भाग्या को और गुस्सा आता है और वो नील नितिन दोनों को ही बहुत मारती है। तो जुआ खेल कर पैसा कमाना चाहता है? अरे क्यों अपने बाप के नक्शे कदम पर चलत है?
तुम सबको हम अपना खून पसीना से पाले हैं, पर तुम सब मेहनत करने के बदले ऐसा काम कर रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने फिर कभी ऐसा हरकत किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तू नहीं बट अम्मा तो ताबी तलुंदा ती अम्मा मुझे जितना दलित समझ रही है, मैं उतना दलित नहीं हूँ। मैं अम्मा तो ये भी बता दूंगा कि मैं पैसे तमा सकता हूँ। मैं इन्हीं से पैसे तमाऊंगा और इन पैसों तो ही दो दुना और ताल दूना भी तलूंगा। आज भाग्या की मार से नितिन को काफी बुरा लगता है और वो ठान लेता है कि अब वो जुआ खेलकर अपने पैसों को डबल कर 4 गुना बढ़ा देगा। आज भी मेले में काफी भीड़ थी, पर नितिन के दिमाग में अब तक पैसों वाली बात ही थी। वो अब भी पैसों को दुगना करना चाहता था। इसीलिए एक बार फिर नितिन अपने पैसों को लेकर छेलू, मुन्ना और लालू के पास जाता है और जुआ खेलना शुरू करता है। वो इस बार भी जीत जाता है। ये देखकर नितिन काफी खुश होता है और अब उसको पूरा यकीन हो गया था कि वो इस गेम में माहिर हो चुका है। हे भगवान, ये तो तमत्ताल पे तमत्ताल ही होला है। मैं इतनी बार जीत चुका हूँ, मुझे तो लदलाया थी तो भी मुझे नहीं ला सकता इस तेल में, तभी तो मैं जीते ही डाला हूँ। अब तो मैं इस तेल में माइल हो चुका हूँ, मुझे अब तो ही निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुझसे मेहनत से पैसे कमाए हैं। अब मैं तल भी आऊंगा और अपने इन पैसों तो 2 गुना तलूंगा। नितिन लगातार 2 बार जीत जाता है और इसीलिए उसको घमंड आ जाता है कि अब वो इस खेल में हार ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना कि घमंड करने वालों का घमंड एक ना एक दिन जरूर चूर होता है। नितिन और पैसों की चाह में अगले दिन फिर जुआ खेलने के लिए आता है, लेकिन इस बार नितिन हार जाता है। अपनी हार देखकर नितिन अब काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो अब खत्म हो चुके थे। रे कोई बात ना, क्या इतनी दुखी हो रहा है? इबियो खेल ले तो सह, खेल में इंसान हारता भी और जीतता भी रहा है। चली मुंह मत लटका, कल भी बाजी खेल लेंगे, के बरा कल तू जीत जावे और कल तू ज्यादा रकम ले जावे। लालू की बात सुनकर नितिन उस समय तो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर जाकर अब भी उसके दिमाग में लालू की बात घूम रही थी। वो लालू की बात सोच रहा था कि तभी वहाँ मुकेश अपने हाथों में कुछ पैसे लिए आता है और भाग्या को देता है। अम्मा ये लो मेरी पहली सैलरी, आज मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिले हैं। मुतेत, तुझे इतने पैसे मिले, क्या तू इन पैसों तो ताल दूना नहीं तलना चाहता? क्या कहा? अचार? अरे भला मैं पैसों का अचार क्यों बनाऊंगा? और वैसे भी पैसों का अचार नहीं बनाते, उससे तो हम घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। अरे तू बोलना ही बिता ले। तू ना मैं इन पैसों में थी, तू पैसों तो अपने तात ले दाता ले देवते लू दलुल तोली नहीं थी, हाल बाल में आलूंदा ही। जुए का खेल नितिन के दिमाग को इस कदर घेर लेता है कि अब उसको सही गलत कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब नितिन अपने घर से 5,000 रुपए चुरा लेता है, जिसके बाद वो जीतने की चाह लिए एक बार फिर मेले में जाता है और अपने सारे पैसे एक बार फिर जुए में लगा देता है और उसकी सोच के उलट वो सारे पैसे हार जाता है। ये देखकर जहाँ छेलू, लालू और मुन्ना खुश हो रहे थे, तो वहीं नितिन अपने बालों को नोच रहा था। अले मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अम्मा तो मुझे दाव निताला दे देंगी। अम्मा मुझे दालू तप्पल तपते माल मालते मेला भलता बना दे दी। अले अब मैं तातलू, अले मेरे पैसे मुझे वापस दे दो यार। अरे यो तो खेल खेलने तो पहला सोचना चाहिए था तने, इब के भीख मांगे से ठीक क्या अगर है? तेरा शरीर ही मोटा नहीं, तेरी बुद्धि मोटी से। इब रोना गाना साइड में होगा कर ले चल। नितिन तुम चिंता मत करो, इन लोगों के जुए का खेल तो मैं बंद करूंगी। ये तुम तीनों लोगों ने लूटने का नया धंधा शुरू किया है क्या? ये क्या खेल है जिसमें तुम लोगों से ऐसे पैसे ऐंठ रहे हो? वो या आगे किशनगढ़ की चौधराइन रत्ना खेलना से तो तू भी खेल ले, ना तो पर ले। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि इस खेल को खिलवाने के पीछे सिर्फ तुम नहीं हो। सच बताओ कौन है तुम्हारे साथ और किसके बलबूते तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो? हे भगवान, काली तो नकाब वाली की दोस्त है, अगर उसने उसको यहाँ बुला लिया तो सबको सच पता चल जाएगा। काली छेलू की बात सुन लेती है। मुन्ना, काली नकाब वाली की दोस्त है, मेरी मान तो उसको सब सच बता दे। चुप कर, लालू भाई संभाल रहा है ना। तू अपना काम कर और हमारे काम के बीच में दखलंदाजी मत कर।
ये तीनों लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। काली, इन पर अपने शब्द बर्बाद मत कर। इन्हें तो सबक किसी और तरीके से सिखाना होगा। तो तुम तीनों लोग सच नहीं बताओगे? कोई नहीं, अब तुम लोगों को पुलिस ही सबक सिखाएगी और अब तुम वहीं अपना मुंह खोलोगे। काली दीदी, मैंने न कहा था, लेकिन ये लोग माने ही नहीं। हमें माफ कर दो, पर हमारे पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह ठग रहे थे। मेरी तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने माफ कर दे और ये पैसे भी ले ले, पर हमने पुलिस में न भेजे। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। सजा? कैसी सजा? अभी तक तुम लोगों को लूटते आ रहे थे, अब लोग तुम्हें लूटेंगे। काली के ये बोलते ही वहाँ के आसपास के लोग उसके इस इशारे को समझ जाते हैं और अचानक ही वो भीड़ उन तीनों को घेर लेती है। जब कायनात की खुशियों को लग जाती है बुरी नजर और मंडराने लगता है महाविनाश, तब इस महाविनाश का अंत करने के लिए उभरती है एक महाशक्ति और इसी महाशक्ति से मिलती है एक नई उम्मीद। सूरज की रोशनी बादलों को चीरते हुए किशनगढ़ में पहुंचती है, जहां नदी में मछलियां तैर रही थी। किशनगढ़ के सभी लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, तो वहीं नदी के किनारे नितिन अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था और जोर जोर से रोते हुए खुद से कहता है, नादाने मुद्दे ते हैंतम नो दवान तो अपना असली प्यार तब मिलेगा। मेरा पेट भला है तो क्या हुआ, मेरा दिल भी तो भला है, इन्हें ये नहीं दिखाई देता। मेरे सपनों की लानी तब आई थी तू तलिया तलिया। नितिन की आवाज सुनकर वहाँ पर मुकेश नील के साथ आता है और नितिन को इस तरह से रोते और चिल्लाते देखकर मुकेश नितिन से कहता है, किसी मछली को तूने डुबोकर मार दिया है क्या, जो उसके मरने के गम में इतना रो रहा है? ये तैती बात पल रहा है तू, तुझे मैं ऐसा दिखाई देता हूँ क्या? मैंने भी तय मितली पली है, मछलियाँ बिना पानी से मल जाती है। तीनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर रज्जो आती है और उन तीनों को नदी किनारे आपस में बातें करता देखकर वो उन तीनों के पास आती है और उनसे बोलती है, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मुकेश, तुम इतनी धूप में बाहर क्यों निकले? काले हो गए तो रसगुल्ले की जगह गुलाब जामुन लगोगे। रज्जू, तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बस देख रही हूँ कि तुम्हारा हाथ कहीं काला तो नहीं हुआ ना। वैसे तुम कोई काम क्यों नहीं करते? क्या कहा शाम? अरे सुबह से शाम भी हो जाएगी अगर तुम्हारी आंखों में ऐसे ही देखता रहा तो। तुम्हारी आंखों में वैसे कौन सा मोतियाबिंद है? भले ही मुकेश बहरा है, पर बहरा होने के बाद भी इसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ना, अभी मोतियों और बिंदी की बात कर रहा है। हाय मेरा मुक्कू, मन तो करता है इस पर टूट पड़ूं, जैसे भूख लगने पर पकवान पर हमला करती हूँ। अले लद्दू, अब तुम कौन थे त्यालू में तो दई? मैं जानता हूँ तुम यही तोतली होती थी, तो बोलो त्यालू ये दवा पता नहीं क्या देता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? बहरा है पर मेरा है, मेरा मतलब वो सबसे हटके यूनिक सा जवाब देता है। अभी तो तम दाए, तब इसको ऐदी दाती दादा ऐबी बात पसंद है। रज्जू की बात सुनकर नितिन चुप हो जाता है और एक बार फिर वो नदी की तरफ घूमकर नदी की मछलियों को देखना शुरू कर देता है। तभी वहाँ काली गुजरते हुए उन तीनों को देखती है और अपने मन में बोलती है, अरे ये क्या, ये तीनों नमूने आज यहाँ पर और इनके साथ रज्जो भी है। भगवान ही रज्जो को गांधी जी के 3 बंदरों से बचाए। ये नितिन इतना मुंह लटकाए क्यों बैठा है? नितिन आज शांत था क्योंकि आज रज्जो ने मुकेश का हाथ पकड़ा और तारीफ की और उसकी तारीफ कर ये साबित भी कर दिया कि रज्जो मुकेश की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। पर इस बात से अनजान काली उन सब के पास आती है और उनसे बोलती है, क्या बात है, आज सुबह सुबह सब यहाँ? लगता है आज यही पंचायत हो रही है। और रज्जो, तुमने सरपंच जी का भी काम संभाल लिया है क्या? नहीं नहीं काली, ये कैसी बात कर रही हो तुम? पापा का काम मैं कैसे संभाल सकती हूँ? हाँ, हो सकता है पापा का दामाद अगला सरपंच बन जाए। वो क्या है ना,
मैंने इन तीनों को यहाँ देखा तो मैं यहाँ आ गई, पर देखो ना, नितिन है कि किसी से बात ही नहीं कर रहा है। नितिन, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम क्या बोलने लगे? अब ताली तो क्या बताऊं, इतनी मुत्तिल ते ताली ते तलान पर तलते दिल लद्दो पल डाला और वो मुतेते ता तल्ले ये दिन ना लाला। कुछ नहीं ताली, मैं तीत हूँ। अत्ता तुम्हारे स्कूल का टाइम होला है ना, दाओ तुम अपने स्कूल दाओ। नितिन का ऐसा बर्ताव देख और नितिन के मन की बात सुनकर काली खुद से मन में बोलती है, अच्छा तो ये बात है, दिल का मामला है। नितिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। काली अब अपने हाथों को पीछे करती है और एक चुटकी बजाकर वो नितिन का मूड ठीक कर देती है और वो इतना बेफालतू में हंसने लगता है जैसे कि कोई उसके पेट में गुदगुदी कर रहा हो। जिसके बाद अब काली अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। काली अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए स्कूल की तरफ जा रही थी। पूरे किशनगढ़ में ठंडी सी हवा चल रही थी और उस ठंडी हवा को महसूस करते हुए काली खुद से कहती है, इस तरह से ये किशनगढ़ कितना प्यारा लग रहा है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, हर जगह पक्षी चहचहा रहे हैं। किशनगढ़ की इस ठंडी सी हवा में कितनी शांति और सुकून है। काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके माथे का निशान चमकता है। और उसको एक झलकी आती है, जिसके बाद काली अपने सर को पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। ये सब मैंने क्या देख लिया? और मुझे गर्मी के महीने में इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं दोबारा किशनगढ़ पर तो नहीं, ये मेरा गांव नहीं था और उन लोगों को भी मैंने पहले कभी नहीं देखा। आखिर वो लोग कौन है? कौन सा गांव है जो ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है? काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके सर में अचानक तेज दर्द शुरू होता है, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए स्कूल जाती है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है। किशनगढ़ में बीती घटना के बाद से गुलशन अस्पताल के आईसीयू में ही था, जहां उसकी देखभाल के लिए झुमरी उसके साथ थी। दुर्गा भाग्या के साथ कुछ गांव वाले फल लेकर सरपंच का हाल चाल पूछने के लिए अस्पताल में आते हैं, तो वहीं बाहर बैठी झुमरी फोन पर बातें कर रही होती है। अरे का बताएं भोला भैया, रज्जो के बाबा तो आईसीसी में चले गए। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। क्या कहा आईसीसी में? अरे क्या बात है सरपंच जी, ऑफिस से सीधा आईसीसी में पहुंच गए। गुलशन जी बहुत पहुंचे हुए निकले। वैसे क्रिकेट में रुचि कब आई उन्हें? क्रिकेट में रुचि? हाय दैया, यहाँ उनका विकेट गिरने वाला है और तुमको क्रिकेट की सूझ रहा है। फोन रख बुड़बक। इतना कहकर झुमरी फोन रखकर अपना सर पकड़ लेती है। तभी गांव वाले उसके पास आते हैं तो दुर्गा कहती है, अब कैसे हैं सरपंच जी? उनकी तबीयत में कोई सुधार आया झुमरी बहन? हाँ दुर्गा बहन, डॉक्टर तो सब ठीक ही बता रहे हैं, बाकी कुछ समय और अस्पताल में रहना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी बूढ़ी बोनस चरमराई है, अपनी जगह में आने में टाइम तो लगेगा ही ना। वैसे हम फ्यू फल लाए थे सरपंच जी के खातिर, उनको ईट करवा दीजिएगा। ना खा पाए तो आप हैव कर लेना। का कही बहन तुम? ईट होव बोन? अरे उनका वैसे ही हड्डी टूटा है, अगर उनको ईट पे रखे तो ऐसा ना हो कि वो सीधा यमराज की शक्ल देख ले। अरे आंटी, ईट का मतलब ईंट नहीं होता है, उसका मतलब है खाना। खाने को ईट बोलते हैं। उनको फल खिला देना, ये बोल रही हैं। वैसे सरपंच के बिना सरपंच ऑफिस एकदम सूना हो गया है। बैठे बैठे नींद आती है। वो खांसते रहते थे तो नींद नहीं आती थी। वो थे तो कुछ कुछ देर में पाद कर दिमाग को होश में ले आते थे। वो थे तो हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना पानी मांग मांग कर कसरत करवा देते थे। वो थे तो अरे बस बस खाना, थे क्या कर रहे हो? अभी ये हैं और ये तुम तारीफ कर रहे हो या बुराई? अरे तुमको सरपंच ऑफिस का पड़ा है, यहाँ तो हमारी मांग सुनी होते होते बची है। बस एक बार रज्जो के बाबा स्वस्थ होकर अस्पताल से घर आ जाएं, हम तो देवी मैया को प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भी पूरे 51 रुपए का। खाली 51? कम से कम 151 तो कहो झुमरी बहन। इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगी? सरपंच जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे झुमरी बहन, तुम हिम्मत रखो। और हाँ, तुम्हारी रज्जू भी तो आना चाहती थी अस्पताल, लेकिन ठीक क्या जो रज्जो बिटिया को यहाँ नहीं लाई। कहीं रज्जो को देखकर हमोनी तो याद आ जाती तो हमरे पति की टिकट ही कट जाती। ठीक होकर मिलेंगे उसे। हर्ष घर से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए निकल ही रहा होता है
कि तभी उसका फोन बजता है और हर्ष फोन उठाकर कहता है, हाँ जी पापा, कैसे हैं आप? इतनी सुबह फोन करने की कोई खास वजह है? हाँ बेटा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि तू शहर वापस कब आएगा। बेटा, मेरी उम्र हो चली है और फिर मेरे बाद तुझे ही तो इस कंपनी को संभालना है। पापा, माँ के जाने के बाद मैं शहर नहीं आना चाहता हूँ। मैं नहीं रहना चाहता वहाँ, क्योंकि मैं जब भी वहाँ आता हूँ तो मुझे माँ की याद आ जाती है। तो क्या तू अपने बाप को भी नहीं देखना चाहता क्या? तुझे मेरी याद भी नहीं आती बेटा? तू मुझे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है? अब मैं आपको क्या कहूँ पापा, सच तो ये है कि मैं काली को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं फोन करता हूँ। इतना कहकर हर्ष कॉल कट कर देता है और सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद बहुत सोचने पर वो खुद से कहता है, क्यों ना मैं काली को अपने साथ शहर लेकर चलूं? नहीं हर्ष, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहा है तू? भला काली किशनगढ़ को छोड़कर शहर क्यों जाएगी, वो भी तेरे साथ? लेकिन अगर मैं काली को किसी तरह मना लूं, तो इसी बहाने से मुझे कुछ समय तो मिलेगा उसके साथ। किशनगढ़ गांव से कुछ दूरी पर ही सोमगढ़ गांव था, जहां के लोग शांति से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। गांव का लल्लन अपनी भैंसिया माया को नहलाते हुए कहता है, काहो माया, आजकल तू बहुत इधर उधर गोबर करत फिरत रही, तुझे डाइटिंग पर डालना पड़ेगा। अब देख, रगड़ रगड़ के कैसे नहला रहे हैं। गाय जैसी सफेद हुई जाना, ठीक है? फिर धूप में ले जाएंगे तो का, ओके बाद देखना तू अपनी शक्ल, तू एकदम झक्कास हो जाएगी और बहुत ही सुंदर भी लगेगी। तो का देख, दूसरी भैंस भी का, गाय भी तोके पर फिदा हो जाएगी। अयो दादा, हम समझ गए, नहीं ना जाना तो का धूप में। वैसे भी आज गर्मी बहुत हो रही। वैसे हम तुम्हारी इतनी बात मानते हैं, कभी तो हमारी बात भी सुन लिया कर। खबरदार, जो तबेले के अलावा यहाँ वहाँ गोबर किया, टाई पर पहना देंगे तो का, कह देते हैं, नो फ्रीडम ओनली डाइपर। अब ललन तो भैंस के आगे मानो बीन ही बजाने लगा, लेकिन भला भैंस कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो अपनी पूंछ उठाती है और एक बार फिर से गोबर कर देती है। तभी ललन अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, नॉनसेंस भैंसिया। किशनगढ़ और सोमगढ़ को जोड़ने वाला जंगल काफी घना था। वो जंगल इतना बड़ा और घना था कि अगर कोई भी मामूली इंसान उस जंगल में काफी अंदर जाए तो शायद वो खो जाए। उस जंगल के काफी अंदर जाने पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक सिंहासन था और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था और उसके सामने खड़ी थी दुनिया की सबसे विषैली विषकन्या। अजगर किसे कहां और कब निगल जाता है, ये तो मरने वाले को भी नहीं पता चलता। और इस धरती के इन मनुष्य को अपना गुलाम बनाने के लिए मेरे कुछ अनोखे प्यादे ही काफी है। तो उन प्यादों को मैदान में उतारो, क्योंकि बिना खौफ के इंसान गुलाम नहीं बनते। ऐसी है बर्फीली की माया, ले आए धूप में भी बर्फ की छाया। बर्फीली एक ऐसे धुएं की महारानी है जो किसी को भी जमाकर ठोस बना सकती है। भला उसका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। बर्फीली, जैसा नाम है वैसा काम भी करके दिखाओ। काली के पिछले एपिसोड में आपने काली को एक नए अवतार में देखा, जो कि उसे अनिरुद्ध का खात्मा करने पर मिला। गांव में अब सब ठीक था, लेकिन नितिन अब भी अपनी किस्मत पर उदास था, क्योंकि मुकेश पर रज्जो का झुकाव था। साथ ही यहाँ किशनगढ़ से जुड़े सोमगढ़ की कहानी भी शुरू हुई और काली को कुछ बर्फ के माहौल की झलकें आई। तो दूसरी तरफ सरपंच जी का हालचाल लेने गांव वाले हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हर्ष को शहर बुलाने के लिए उसके पिता का कॉल आता है, तो हर्ष काली को भी शहर में नौकरी के लिए मनाता है, पर काली नहीं मानती। किशनगढ़ के घने जंगल की एक गुफा में अजीब सी परछाई
और एक विष्मिता नाम की लड़की देखी। वो परछाई अपने सिंहासन के एक टुकड़े से बर्फीली राक्षस को प्रकट करती है। अब आगे हर्ष काली के घर जाता है, जहाँ उसको काली नहीं बल्कि दुर्गा दिखाई देती है। दुर्गा को देखकर हर्ष दुर्गा से बोलता है, नमस्ते दुर्गा आंटी। नमस्ते हर्ष बेटा, आज हमारे घर कोई काम था क्या? हाँ, वो काली कहाँ है? काली तो स्कूल गई थी, दोपहर हो गई है, आती ही होगी। तुम बैठो, खड़े क्यों हो? दुर्गा ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर काली आ जाती है। लो, आ गई काली। काली, हर्ष को तुझसे बात करनी थी। हर्ष को क्या बात करनी है? हाँ कहो ना हर्ष, क्या बात है? तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? वो ये। अरे मन में ही बोल लो, कम से कम मैं सुन तो लूंगी। क्या हुआ हर्ष, क्या बोलना चाहते हो और इतना हिचकिचा क्यों रही हो? साफ बोलो ना। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हो, वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन तुम्हें और भी काम होते हैं। साथ ही तुम्हें कुछ नया करने और सीखने का समय कहाँ मिलता है? तो क्यों ना तुम कुछ नया काम करो। क्या नया करूं? जो अच्छा भी हो, तुम ही बता दो। ऑफिस का अच्छा, मेरा मतलब काम। वो क्या है ना, शहर में मेरा खुद का बिजनेस है और वहाँ पर एक मैनेजर की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि। क्या शहर? आपको पता है हर्ष आप क्या बोल रहे हैं? अरे काली, तुझे शहर जाने का सुनहरा मौका मिल रहा है और तू हर्ष से इस तरह बात कर रही है। माँ, आप जानती हैं कि शहर में नहीं जा सकती। अगर मैं शहर गई नहीं। काली शांत रह, हर्ष को तेरे बारे में कुछ नहीं पता। तू क्यों बार बार भूल जाती है? ये बात किसी दिन पकड़ी जाएगी। हर्ष देखो, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी माँ और इस गांव से कितना प्यार करती हूँ और माँ मुझे कितने समय बाद मिली है। मैं इस गांव और अपनी माँ को छोड़कर आपके साथ बाहर शहर नहीं जा सकती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ काली, कोई बात नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पर कोई बात नहीं। हर्ष, तुझे तो काली पर गर्व होना चाहिए, आखिर वो अकेले ही जो सब कुछ संभाल रही है। काली हर्ष के मन की बात सुन लेती है और काली हर्ष को देखकर मुस्कुराती है। कुछ देर बाद हर्ष भी वहाँ से चला जाता है। हर्ष के जाते ही काली के सर का निशान एक बार फिर चमकता है और वो अपने सर को पकड़कर नीचे बैठ जाती है। ये मेरा सर, माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे संभालो। काली, तू अंदर चलो और आराम कर, धूप है, शायद धूप से चक्कर आ रहे हो। काली अपनी माँ का सहारा लेकर अंदर की ओर जाने लगती है। तभी वो अपनी गर्दन को ऊपर करती है और उसी बीच उसको एक बार फिर झलकी आती है। काली, काली तुझे क्या हुआ? तू ठीक है ना? माँ, कोई नई मुसीबत आन पड़ी है, पर कहाँ पता नहीं। बस इतना जानती हूँ कि ये किशनगढ़ नहीं है। गांव में घूमने के लिए एक विदेशी लड़की लाइना आई होती है, जो गांव की औरतों को पानी का मटका ले जाते हुए अपने कैमरे से कैप्चर कर रही थी। इसी तरह गांव के बाकी लोग भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में सभी के पसीने छूट रहे थे। तभी अचानक ही आसमान में घने बादल छा जाते हैं और सोमगढ़ में दोपहर के समय हल्की रात का मौसम हो जाता है। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बदलते हुए मौसम को देखकर हैरान थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी साइकिल लेकर गुजर रहा भोला कहता है, अरे ये क्या हो गया? ये मौसम ने तो ऐसे रंग बदल लिया, अब मानो मौसम ना गिरगिट हो। जहाँ हर जगह सूरज आसमान में चमक रहा था, तो वहीं सोमगढ़ में सूरज की किरणें ही नहीं पड़ रही थी। सभी पक्षियों ने आसमान में उड़ना बंद कर दिया था और तो और गांव के जानवर भी बेचैन होकर आवाजें निकालने लगे थे। तभी अचानक गांव में बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे कि सोमगढ़ के सभी लोग ठंड से ठिठुरने लगते हैं। साथ ही कुछ ही देर में वहां बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। ओह, इट्स स्नोइंग हियर। कितना सुंदर लग रहा है। बाप रे, हमारे गांव में बर्फ गिर रही है, वो भी इतनी गर्मी माँ। सोनगढ़ इज लुकिंग लाइक अंटार्कटिका। अंटार्कटिका? कौन सी अंटार्कटिका? अरे लाओ, हमका भी तनिक दिखा दो गोरी मैम। क्या दिखाऊं? I have nothing to show you। नहीं तो अंटार्कटिका कह रहे थे, वहाँ भी ऐसे ही बर्फ पड़ते हैं। अच्छा लागत है कोनो दूसरे देश की बात कर रही है। वैसे अचानक से इस शिमला में गिरने वाली बर्फ भगवान सोमगढ़ में काहे गिरा रहे हैं? इन तीनों की तरह ही सोमगढ़ के बाकी लोग भी गांव में बर्फ पड़ने से हैरान थे और कपकपाना शुरू कर देते हैं। तभी गांव में एक आदमी के ऊपर सफेद धुआं आता है और वो बर्फ की तरह जम जाता है।
बर्फीली अपने मुंह से सफेद धुआं निकालकर गांव वालों को बर्फ की तरह जमाती जा रही थी। ये देखकर सभी सोमगढ़ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और लोग डरकर भागना शुरू कर देते हैं। भागा हो भागा, ये बर्फीली चुड़ैल तो हम सबको जमा के ही छोड़ेगी। विष्मता, क्या उसने अपना काम शुरू किया? तुम चिंता मत करो, उसने अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द खत्म भी कर देगी। अब बहुत जल्द यहाँ पर हमारे राज के साथ और बहुत सारी शक्तियाँ भी होंगी। विष्मता, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि यहाँ पर कोई शक्ति है जो हमें कामयाब होने से रोकेगी। ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। तुम नकारात्मक ऊर्जा के राजा हो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। अगर ऐसा है तो उसको कहो कि वो जल्दी ही अपना काम पूरा करे। किशनगढ़ के पंचायत ऑफिस के बाहर पंचायत सभा हो रही थी। सभी किशनगढ़ के लोग वहाँ मौजूद थे। तभी वहाँ पर सोमगढ़ के कुछ लोग आते हैं। अरे कोई बचाओ, कोई मदद करो, हमारे गांव वालों को बचा लो। क्या हुआ सरपंच जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? और आपकी हालत देखकर तो लग रहा है कि आप भागते भागते यहाँ तक आए हैं। पूरा भाग के नहीं, कोनो तरह बचा बचा के आए हैं। अरे हमारे गांव में कोनो सफेद रंग का भूत आ गया है, अरे जो सबको बर्फ बना रहा है। अरे भूत नहीं, वो भूतनी है और वो अपनी फूंक से सभी लोगों को बर्फ बनाकर जमा दे रही। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी भीड़ में से काली बाहर आती है और ललन से कहती है, क्या कहा तुमने? बर्फ बना रही है? आखिर कौन है वो जो हर चीज को बर्फ बना रही है? काली बिटिया, ये तो हम भी नहीं जानते कि आखिर वो कौन है। बस हम इतना जानते हैं कि हमारा सोमगढ़ पूरे सफेद चादर से ढक गया है और वो चादर कोई और नहीं बल्कि उस भूतनी का किया धरा है। उसने अपने मुंह से फूंक मारी और हमारे पूरे गांव को बर्फ से ढक दिया। सामान तो सामान, वो तो इंसानों को भी बर्फ बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो झलकियाँ आ रही थी वो किसी और गांव की नहीं बल्कि सोमगढ़ गांव की थी। मुझे इस गांव को बचाना होगा। काली उनकी बातें सुनकर शांत हो जाती है, पर तभी दूसरे गांव का सरपंच काली के सामने हाथ जोड़कर कहता है, काली बिटिया, हमने नकाब वाली के बारे में बहुत कुछ सुना है। साथ ही हमने ये भी सुना है कि वो तोहरी सहेली है। अब तू ही हमारी मदद कर सकती है। काली बिटिया, हम तोहरे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नकाब वाली को बुला दे और हमारे गांव को तबाह होने से बचा ले। सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी नकाब वाली को भेजती हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेगी। काली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद काली अपने नए रूप के साथ नकाब वाली बनकर आती है। नकाब वाली को देखकर दूसरे गांव का सरपंच नकाब वाली से कहता है, नकाब वाली, हमारी मदद करो। हम और हमारा गांव एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इस मुसीबत से अब बस तुम ही हमारे गांव को निकाल सकती हो। आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मैं आपके गांव को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर सोमगढ़ में ऐसा कौन आ गया है जो खौफ पैदा कर रहा है। नकाब वाली, हम भी साथ चले क्या? नहीं नहीं सरपंच जी, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो अपनी फूंक से ही सबको बर्फ बना रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके ऊपर भी हमला कर सकती है। और वैसे भी आप बड़ी मुश्किल से यहाँ बचते बचाते आए हैं, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप नकाब वाले को वहाँ अकेले ही जाने दो। हाँ सरपंच जी, क्रिश सही कह रहे हैं, उसके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। नकाब वाली अब चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा सोमगढ़ गांव में आ जाती है। सोमगढ़ का ये हाल देखकर काली दंग रह जाती है। तभी बर्फीली अचानक उसके सामने आती है और उसे जमाने के लिए अपने मुंह से सफेद धुआं निकालकर काली को भी बर्फ से जमा देती है और जोर जोर से हंसती है। सबको जमा दिया इस बर्फीली ने। अब ये गांव मेरे कब्जे में है। इस गांव को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। बर्फीली सभी लोगों को बर्फ में जमा हुआ देखकर बेहद खुश हो रही थी। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है
और वो देखती है कि काली को उसने जिस बर्फ में जमाया था उसमें दरार पड़ने लगती है और एकदम से काली उस बर्फ को तोड़कर उसमें से बाहर आती है। ये देखकर बर्फीली हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? तू बर्फ से बाहर कैसे आ सकती है? मेरे जमाए हुए बर्फ को तो खुद सूरज की किरणें तक नहीं पिघला सकती। फिर ये नकाब वाली लड़की बाहर आ कैसे गई? मैं उस महादेव की भक्त हूँ जिसने इस संसार की रचना की। लेकिन तू कौन है और तू यहाँ पर क्यों और किस मकसद से आई है? मैं तो बर्फ की बनी बर्फीली हूँ। ऐसी है बर्फीली की माया। ले आए धूप में भी बर्फ की छाया। मेरे इस बर्फ के जाल से कोई भी नहीं बच पाया। तो तूने इन गांव वालों को इस तरह बर्फ की तरह जमा दिया है, लेकिन तू क्यों गांव वालों के साथ ऐसा कर रही है? तू कौन होती है मुझसे ये सवाल करने वाली? मेरा क्या मकसद है और क्या नहीं, ये मैं तुझे नहीं बताऊंगी और ना ही तुझे ये सवाल दोबारा पूछने दूंगी। इतना कहकर बर्फीली फिर से काली पर वार करने लगती है, पर तभी काली अपने हाथ को आगे करके एक रोशनी निकालते हुए बर्फीली की ओर भेजती है, जिससे बर्फीली के शरीर से पानी टपकने लगता है। ये देखकर बर्फीली दंग रह जाती है। ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? मुझे अब इस पर घातक वार करना ही होगा। बहुत देख लिया इसको मैंने, पर अब नहीं। गुस्से में आकर बर्फीली अब अपने हाथों में से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तेजी में काली की तरफ फेंकते हुए वार करती है। इस पर तो मेरी दिव्य रोशनी भी काम नहीं कर रही। आखिर किस तरह मैं इसे रोकूं? इसके आने के कारण सूर्य की किरणें इस गांव में नहीं हैं, जिससे ये बर्फीली पिघल सके। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि इसकी ये बर्फीली शक्ति इसके ऊपर ही भारी पड़ जाए। पर आखिर मैं ऐसा क्या करूं? जहां बर्फीली और काली के बीच लड़ाई चल रही थी, तो वहीं सोमगढ़ गांव में आई वो विदेशी लड़की लाइना, जो कि गांव में ये सब होता देखकर एक पेड़ के पीछे छुपी होती है। वो डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी बर्फीली की नजर उस पर पड़ती है और वो अपने मुंह से धुआं निकालकर उसे भी जमा देती है, जिससे उसका ध्यान काली से हट जाता है और काली अपनी शक्तियों से एक गोला बनाकर बर्फीली की ओर फेंकती है, जिससे बर्फीली उस घेरे में आ जाती है। गुस्से में बर्फीली उस घेरे को तोड़ने के लिए अपने मुंह से एक बार फिर सफेद धुआं निकालती है, लेकिन घेरा ठोस होने की वजह से वो धुआं घेरे से बाहर नहीं आ पाता और टकराकर वापस बर्फीली की ओर लौट आता है और बर्फीली अपने ही धुएं से बर्फ की तरह जम जाती है। आखिरकार सबको जमाने वाली ये बर्फीली खुद ही जम गई। बर्फीली के बर्फ बनते ही सोमगढ़ के लोग जो बर्फ की तरह जमे हुए थे सभी पहले के जैसे हो जाते हैं और हैरानी से इधर उधर देखते हैं। तभी काली चुटकी बजाकर उस घेरे को हटाती है और अपने हाथों में एक हथौड़ा प्रकट करती है और उस बर्फीली पर जोर से वार करते हुए कहती है, जय भोलेनाथ। अरे ये तो किशनगढ़ की रक्षक नकाब वाली है। नकाब वाली? सोमगढ़ के सभी लोग नकाब वाली की जय जयकार करने लगते हैं। तो वहीं किशनगढ़ में नील, नितिन, मुकेश शरबत पी रहे थे। शरबत पीते पीते नितिन कहता है, तलमीते बुला हाल है, तलमीते तलते तलबत पीने बैठे, लेकिन ये तो धंधा ही नहीं है। तलबत तलबत नहीं बल्कि दलम मीता पानी लदला है। तभी बर्फीली की बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े किशनगढ़ गांव में भी आकर गिरते हैं और उन्हीं में से एक एक बर्फ का टुकड़ा तीनों के शरबत के ग्लास में भी जा गिरता है। तो नितिन खुश होकर कहता है, अले वाह बलफ, लगता है भगवान मेले मन की बात सुनने लगे हैं। भगवान मेरी बात सुन लाए। तो अदल में ताली या लद्दो तो भी भगवान ते मान लेता, तो क्या पता एक बलफती तल मेले तलबत में भी आतल दिल दाती। इस तरह कई बर्फ के टुकड़े किशनगढ़ में किसी के सर पर लगते हैं तो किसी के मुंह पर। और इस बार नकाब वाली ने सोमगढ़ पर आई मुसीबत बर्फीली को उसी के झांसे में फंसाकर उसका अंत किया और किशनगढ़ की तरह ही सोमगढ़ को भी बचाया।